संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की ये मुहिम सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के सच को इस दुनिया के सामने रखने के लिए ही चालू हुई है। जो ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का लाइव प्रोग्राम आप सभी हमारे साथ देखते हैं, आप सभी ने बड़ा प्यार दिया, तो इस लाइव के माध्यम से जितना भी सच मैक्सिमम जो संगत तक पहुंचाया जा सकता है उसको पहुंचाने की कोशिश हम और हमारी पूरी टीम करती रही है। क्योंकि पूरे 4 साल होने को आए हैं, आज तक अपने मुरीदों को उनके गुरु ने दर्शन नहीं दिए। इतना भी क्या हो गया कि हमारे पास हमारे गुरु के जानकारी, सेहत की जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें ये नहीं पता कि पूज्य पिताजी को वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, उनके साथ वहाँ पर किस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। अगर अपने जिम्मेवारों से साथ संगत इस सवाल को करती है तो उनको सिर्फ और सिर्फ गद्दारों का तगमा देकर उनके ब्लॉक से, उनके जोन से निष्कासित किया जाता है, एक तरह से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसा भी है कि अगर उस व्यक्ति को, उस प्रेमी परिवार को किसी प्रकार की कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तो हमारे डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन कमेटी, हमारे ब्लॉकों की प्रबंधन कमेटी, हमारे जिम्मेवार उस व्यक्ति को, उस परिवार को साथ देने से भी कतराते हैं। वो उनको साफ मना कर देते हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं। इसलिए वो मानवता जो पिताजी ने हमें सिखाई, जो इंसानियत का पाठ पिताजी ने हमें पढ़ाया, उसको वो भूल रहे हैं। आज का ये जो आपने खबर सुनी होगी कि पूज्य पिताजी को अभी 10 बजे सुबह मेदांता हॉस्पिटल में लेके
आया गया है। तो ये एक बड़ा ही अनसुलझा किस्सा जो है हम सारी साध संगत के सामने आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या होने लग गया कि पूज्य पिताजी को हर तीसरे दिन हॉस्पिटल में जांच के लिए लेके आया जाने लगा। ऐसा मीडिया की तरफ से कह लीजिए या फिर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ऐसा चीजें निकलवाई जा रही हैं कि पूज्य पिताजी को एक रेस्टोरेंट में लेके जाया गया है, रिजॉर्ट में लाया गया है, मेदांता जो गुरुग्राम में था, वहां पर उनको केसर की खीर खिलाई गई। तो ऐसी चीजें, ऐसा इन्होंने उनको क्या खिला दिया कि जिसके कारण पूज्य पिताजी की हर दूसरे दिन बाद तबीयत खराब होने लगी। कभी पिताजी को रोहतक में सीटी स्कैन के लिए लेके आया जाने लगा, आज मेदांता में लेके गए, और उससे पहले भी बीच में ऐसी खबर आई है कि रोहतक में एक बार लेके आए थे जिसकी अभी पुष्टि नहीं है। तो आज अभी मेदांता में पूज्य पिताजी की सेहत कैसी है, उनके कौन कौन से टेस्ट होने हैं, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं मालूम, कुछ अभी स्पष्टीकरण पूरा नहीं है। पर फिर भी एक सवाल ऐसा खड़ा होता है कि ऐसा क्या है कि पूज्य पिताजी को बार बार हर दूसरे दिन रोहतक की जेल से बाहर लेकर आने के लिए ये लोग मजबूर हो रहे हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा में रहते हुए पूज्य पिताजी की प्रेजेंस में, जब पूज्य पिताजी डेरा सच्चा सौदा में थे 25 अगस्त 2017 से पहले, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने पूज्य पिताजी की मौत का फरमान एक तरह से लिखा। इन्होंने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर यह तक लिख दिया कि पूज्य पिताजी की कभी भी किसी भी वक्त मौत हो सकती है। ऐसा क्या था कि इसी डॉक्टर को, डॉक्टर गौरव अग्रवाल को पीजीआई रोहतक में जाना पड़ा, और वो भी शाही परिवार के साथ। शाही परिवार की चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, साध संगत के मन में शंका खड़ी कर रही है। तो क्या पूरी दुनिया के अंदर यही एक डॉक्टर रह गया था जिसको लेके जाने के लिए ये रोहतक लेके गए? ऐसा डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने वहां पर जाकर उनको क्या कहा, पीजीआई रोहतक के स्टाफ के पास उन्होंने जाके कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स पिताजी की उनको दी, उनका वहां पर जाना आखिर जरूरी क्यों था? हनीप्रीत का वहां पर उपस्थित ना होना, और बाद में ये खबर भी बाहर निकलनी कि पूज्य पिताजी बार बार हनीप्रीत से और परिवार से मिलने की गुजारिश कर रहे थे कि हमें अपने परिवार से मिलना है। तो काफी सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। तो ऐसा क्या था जो इन्होंने पिछली बार पिताजी को रेस्टोरेंट में खिलाया? कहीं ये भी कोई एक साजिश तो नहीं? जिस प्रकार से इन्होंने पूज्य पिताजी को कुछ खिलाया, बाहर लेकर आ रहे हैं, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जा रहा, बार बार उनको हर दूसरे दिन बाहर लेकर आया जा रहा है, और बाहर ये न्यूज़ ऐसा नहीं है कि छुपी रही हो। जिस तरह सबसे पहले गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पूज्य पिताजी अपने बीमार माता जी को मिलने के लिए आए थे, तो उस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि वो खबर आपके पास 15 से 20 दिन बाद आई थी। पर आज क्या हो रहा है कि आज जिस भी दिन पिताजी बाहर आ रहे हैं उसी दिन की खबर आपके पास आ रही है कि आज पूज्य पिताजी को इस हॉस्पिटल में लेके आया गया है। तो साध संगत जी, ये सोचने की बात है कि हम हमारे पूज्य पिताजी के सेहत के बारे में क्यों नहीं अग्रसर, क्यों हम उनसे अपने जिम्मेवारों से सवाल नहीं पूछते? तो ये कहीं ना कहीं गहरी साजिश का एक हिस्सा लगती है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर प्रति अग्रसर होना पड़ेगा, और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम, रोहतक की पूरी जेल प्रशासन की जो इनकी टीम है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे जरूर कदम बढ़ाएगी, क्योंकि हमें काफ़ी गहरी साजिश का एक ये हिस्सा लग रहा है कि बार बार हर दूसरे दिन पूज्य पिताजी को मेदांता में जिस प्रकार से लेके आया जा रहा है। तो आज के इस लाइव में हमारे साथ ऊना से ब्लॉक भंगीदास बालकिशन जी, और हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाने वाले बहन बलविंदर देवी जी रोपड़ से हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल बालकिशन जी आपसे रहेगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो जिस प्रकार जब पिताजी यहाँ पर रहे 25 अगस्त 2017 से पहले, तो आप उस वक्त भी नाम चर्चाओं में जाते होंगे, आपको पता होगा कि उस वक्त साध संगत में जिस तरह भी जिम्मेवार आते थे या नाम चर्चा का क्या पैटर्न होता था, और पिताजी के जाने के बाद जिम्मेवारों के द्वारा उस पैटर्न का कैसे मिसयूज किया गया या उसको कैसे वहां पर प्रदर्शित किया गया, साध संगत की भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी सर्वविदित है कि साध संगत जो है बहुत भोली भाली है,
और किसी के दिल में क्या है वो कैसे आकर के क्या बोल देते थे। तो संगत ये भूल जाती थी कि रहना मस्त और होना शार चाहिए, लेकिन वो भावनाओं में चले जाते थे। जैसे अगर 45 मेंबर कोई बोल देते थे कि भाई इतना इतना परमार्थ लगेगा। अब पिछली बार जब अंतिम दौरों में ये धर्मशाला और पालमपुर और चचे नगरी में सत्संग हुए, तो वो सत्संग करने के बाद तो चचे नगरी में हमारे को एक मैसेज आया कि भाई सत्संग किए हैं तो 50-50 हज़ार हर ब्लॉक जो है वो देगा हिमाचल से, तो अपने एक ब्लॉक में मैसेज कर दो, तो संगत जो है 50-50 हज़ार हर ब्लॉक से देगी। तो मैं आया अपने ब्लॉक में, तो मैंने अपने ब्लॉक में नाम चर्चा में उनको संगत को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैसेज आया है। तो उन दिनों क्या था कि गेहूं का परमार्थ देने का भी मैसेज था और पौधारोपण का भी था और अपना डेरे की डेकोरेशन, क्योंकि 15 अगस्त का भंडारा भी साथ में ही था जी। तो उनका सबका परमार्थ इकट्ठा करना था और ऊपर से ये परमार्थ का भी आदेश आ गया जी। तो जब वो उन्होंने मेरे को थोड़े दिनों बाद पूछा कि भाई हाँ आए, मैंने कहा जी आ जाओ, हम आपको कौन मना करता है, आप आ जाओ जब मर्जी आओ, दरबार खुले हैं। तो कहते नहीं नहीं वो परमार्थ जो 50,000 का है। मैंने कहा जी उसके लिए तो मेरे को एक प्रेमी ने ही 1,000 रुपया दिया है और बाकी अभी तक नहीं दिया है। तो फिर थोड़े दिन और लेट कर दिया उन्होंने। तो कहते जी अब आएँ, मैंने कहा जी अब जब मर्जी आ जाओ आप, तो आपको कौन रोकता है। तो लेकिन जब वो आ ही गए तो मेरे को बोलते हैं हाँ जी वो 50,000 का। मैंने कहा जी वो तो नहीं हो पाया, 1,000 ही है, मेरे पास आया हुआ है, मैंने रजिस्टर में लिखा हुआ है और बाकी मैंने और रजिस्टर में भी लिखा हुआ है, गेहूं का परमार्थ भी आया है, डेकोरेशन जो सिरसा में करते हैं दरबार की उसका भी आया हुआ है और पौधारोपण के जो फ्लैक्स वगैरह बनने हैं, पौधे इकट्ठे करने हैं, तो उसका भी परमार्थ आया हुआ है। तो कहते यार कमाल है, आपने गेहूं का परमार्थ इकट्ठा कर लिया, आपने फ्लैक्स का इकट्ठा कर लिया, आपने पौधारोपण का इकट्ठे कर लिए, पौधे आपने खरीदने के लिए इकट्ठा कर लिया, आपका एक यही नहीं हुआ। 1,000 रुपये के लिए हम यहाँ आए हैं, तो हम 10-10 हज़ार का पेट्रोल यहाँ फूंक देते हैं और आप 1,000 के बता रहे हो यहाँ परमार्थ है। तो मैंने कहा ये देख लो। तो इन्होंने वो छोड़ के चले गए। लेकिन रास्ते में 1 किलोमीटर जा कर के मेरे को फिर फ़ोन आया, कहते वो जो डेकोरेशन का आपने परमार्थ इकट्ठा कर रखा है ना 5,000 रुपया, वो लेके आ जाओ और वो जो 1,000 है वो भी लेके आ जाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं 5,000 वो और 1,000 वो लेके मैं वहाँ पे जो इन्होंने मेरे को जगह बताई थी मैं उस जगह पे पहुँच गया। तो मेरे को बोलने लगे, कहते ये जो 6,000 है ये हमने उसमें जो डेरे के खर्चा है वो उसका उसमें डाल दिया है और आप जो है अपना डेकोरेशन का और परमार्थ इकट्ठे कर लेना। मैंने कहा संगत से तो अभी यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करती है, यहाँ कोई ये तो है नहीं कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है या कोई बहुत सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं, एक आधा लगा हुआ है, बाकी तो कोई नहीं लगा हुआ, तो सब दिहाड़ी टप्पा करने वाले आदमी हैं। मैंने तो गेहूं का परमार्थ भी इकट्ठा कर लिया है और ये डेकोरेशन का भी कर लिया, अब मैं किस मुंह से दोबारा मांगूंगा। लेकिन वो तो संगत का जोश था कि उन्होंने मेरे को फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे को डेकोरेशन का वो परमार्थ इकट्ठा करके दे दिया। तो मैं वो जाके वहाँ दरबार में दे के आया। तो लेकिन मेरे जब मैंने वो 6,000 रुपया उनको दिया, वो 5,000 वो डेकोरेशन वाला, तो मेरे को बोलते हैं यार तुमने तो हमारी बोनी ख़राब कर दी। कहते ये तो हम पहली बार यहाँ यहीं से शुरू करने लगे थे और यहीं से हमारी बोनी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा जी अब चाहे कुछ मर्जी कर लो, अब मैं संगत की जेब से तो निकालने से रहा। तो और भी बहुत से किस्से इन्होंने मतलब जो है तरह तरह के बहाने बना के तरह तरह के कुछ ना कुछ करके मतलब ये हम लोगों से परमार्थ। और जब कभी 45 मेंबर आता था तो किसी के घर में चले जाते तो या मैं उनको बोल देता संगत को कि 45 मेंबर आ रहे हैं, तो कहते वो तो परमार्थ ही लेने आते होंगे, परमार्थ ही लेने आते होंगे। अगर परमार्थ लेना हो तो ये खेतों में पहुंच जाते हैं और अगर इनको वैसे कोई बुलाओ तो ये वैसे वैसे आते नहीं थे। तो कभी
और भी कई बातें हुई थी, जैसे तो आपने यहाँ पर जिस प्रकार आपने अभी बताया कि जिम्मेवारों के प्रति जो साध संगत के अंदर था, वो एक ऐसी धारणा बन गई थी कि अगर 45 मेंबर आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमार्थ लेने के लिए ही आएंगे, ऐसा आपने अभी बताया। तो साध संगत के अंदर में अभी एक सवाल और है साध संगत का, कि जिस प्रकार पिताजी के सामने जब कोई भी जिम्मेवार को नियुक्त किया जाता था तो साध संगत की मंजूरी ली जाती थी और साध संगत के तरफ से एक चयन किया जाता था कि कौन व्यक्ति इस पद के लिए जो है वो सही रहेगा। पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा जो है कि जिम्मेवार अपनी मर्जी से ही जो नए जिम्मेवारों को बना रहे हैं, किसी बंगीदास को हटा रहे हैं या फिर कुछ भी अगर कर रहे हैं वो बिना साध संगत की मर्जी के बिना हो रहा है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दूसरे ब्लॉकों में तो हुआ होगा, लेकिन मैं उसके बारे में सुनाऊं, लेकिन हमारे ब्लॉक में तो अभी तक भी नहीं आए वो, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे से सवाल पूछेगा, क्योंकि हमारे ब्लॉक से ही एफिडेविट वगैरह कई गए हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को, तो वो लाइव भी हुए हैं, मैंने उनको फेसबुक पे भी बताया है। तो ये उन्ना ब्लॉक में अभी तक जब भी आए हैं ये प्रसाद लेके ही आए हैं, अभी तक इन्होंने ब्लॉक के जिम्मेवारों से छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन दूसरे ब्लॉकों में हो सकता है कि हुई हो, तो लेकिन हमारे ब्लॉक में अभी तक छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बाकी जी बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और अगला सवाल मैं बलविंदर देवी जी से पूछूंगा जो रोपड़ से हैं। इन्होंने एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, उस याचिका के बारे में आज हम इनसे सवाल करेंगे, जिससे कि आप सबको भी ये पता लगे कि उस याचिका को लगाने की आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये रहेगा कि आखिर जो ये याचिका आपने हाई कोर्ट में लगाई, वो याचिका लगाने की आपको क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ और आपने ही ऐसा कदम क्यों उठाया? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अशोक जी, ऐसे है कि पहले मैं अपनी जान पहचान करवा लूँ जी। मेरा नाम है बलविंदर देवी, मैं रोपड़ ज़िला हेडक्वार्टर पंजाब से हूँ और इससे पहले हम सिरसा रहते थे। मेरी शादी तक, मैं जब शादी हुई है तब रोपड़ आ गए और उससे पहले हम सिरसा रहते थे। तो मेरे पापा जो हैं वो बिजली बोर्ड में थे, हरियाणा बिजली बोर्ड में थे। तो वो एक काफ़ी ईमानदार आदमी थे, कर्मचारी थे। तो उनकी जब ट्रांसफ़र हुई कांगड़ा से, क्योंकि 1966 में अपना हरियाणा बन गया था, तो सीधा ही हम कांगड़ा से, तब तो मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, फतेहाबाद आ गए थे। और फतेहाबाद और ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, तब ये काफ़ी इंटीरियर एरिया माना जाता था हरियाणा का। तो तब इलेक्ट्रीफाइड हो रहा था, तो मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे ही। तो तब जनता तब भी इतनी जागरूक नहीं थी, उनको यूँ लगता था कि रिश्वत देंगे तो हमें कनेक्शन जल्दी मिल जाएंगे। तो ऐसा था नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं थे, वो ईमानदार थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ना तो वो जनता को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि जनता के दिमाग में एक बात है, आज भी ऐसा ही है हमारा समाज, वो सोचते हैं कि रिश्वत के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो वहाँ भी उनका फिर डिपार्टमेंट, उधर से डिपार्टमेंट भी करप्ट, वो भी सोचते थे भी चलो बहती गंगा में हाथ धो, नया नया हरियाणा बना है और कनेक्शन मिलेंगे तो हमें भी खूब पूजा जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाया। तो नेचुरली फिर वो इस समाज, इस कुप्रशासन का शिकार हुए, उसके साथ हम भी हुए। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि फिर उनको अपने कानून की किताबें पढ़नी पड़ी। इसके साथ साथ उन्होंने इस समाज में फैले भ्रष्टाचार के साथ बड़ी मजबूती से टाकरा लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनका एक ध्येय ही बन गया, एक एम ही बन गया कि समाज को जागरूक करें हम। तो उन्होंने इतने कानून की किताबें पढ़ ली थी कि वो जितने भी लोग हैं वो उनके पास आते थे, उनसे सलाह लेने आते थे। इवन कि हाई कोर्ट के वकील वगैरह भी उनके पास आते थे और उनके पास ऐसे ऐसे केस भेजे जाते थे कि जो अपनी देसी बोली में बोलें तो क्या बिगड़े तिगड़े केस उनके पास आया करते थे जी। तो जितने भी केस होते थे वो खुद ड्राफ्टिंग भी करते थे, टाइपिंग करते और केस को भी फाइल करवाते, खुद इन पर्सन केस लड़ते भी थे अपने केस। और जो दूसरे क्लाइंट होते थे, क्लाइंट तो नहीं कह सकते, कभी पैसा ही नहीं लिया पापा ने जी। तो मेरे पापा का नाम मैं बता नहीं पाई, श्री राम सैनी, हम सुचान कोटली रहे हैं। उससे पहले फतेहाबाद थे, तब जब वो लाइन सुपरिटेंडेंट थे, जो कि आजकल पोस्ट ये जेई की पोस्ट है, ये तब की बातें हैं।
तो उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया था, सिर्फ ये हद से हद कागज़ मंगवा लेते, उसी पे ड्राफ्टिंग कर देते। तो जब वो केस को अपना ड्राफ्ट कर लेते, फाइनल स्टेज पे होता तो मेरे हाथों से निकलता था। तो हर एक केस की जो है एडिटिंग मेरे हाथों से होती थी। नेचुरली फिर मेरे को भी इस जो प्रोसेस की है वो नॉलेज होगी। कुछ हमारे घर में माहौल भी था, हमें यही शिक्षा दी जाती थी कि आपने कभी करप्शन नहीं करनी है। अगर कोई भी आपको ऐसा मौका मिलता है, आपने बड़े ठोक बजा के खड़े रहना है अपनी बात पे, आप ईमानदारी से रहोगे, आपको कोई कुछ नहीं कहता है। ऐसे मेरे साथ भी होता था। अगर जब मैं पहले तो स्कूल में ही हुआ हमारे साथ, जब हमारा 6th का एडमिशन हुआ तो फीस का मामला अटक गया, भी लिख के दो, तब भी काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था। उसके बाद कॉलेज में भी हुआ हमारे साथ कि वहाँ कोई गलत पैसा कलेक्ट हो रहा था, तब भी मैंने अपने कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन और हमारा पूरा कॉलेज का जो था क्लरिकल स्टाफ, उनसे मेरा हो गया था कि मैं फ़ीस देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फ़ीस की जो विंडो है वो बंद कर दी थी। तब भी मैं उसमें सक्सेस रही हूँ, मतलब मैं अकेली थी उसमें। तो ऐसे फिर उसके बाद जैसे केस होते थे तो मेरे पापा ने हाई कोर्ट के केस, इवन सुप्रीम कोर्ट तक के केस जो है मेरे चाचा जी का, मेरे पापा ने खुद उनका करवाया था इन पर्सन, और जीता भी था। ये भी साथ में प्लस पॉइंट था। तो ऐसे ही हम भी सीख गए, हमारे को भी कुछ मतलब जैसी शिक्षा मिली हुई थी हम भी करते रहे जी। तो क्या हुआ कि मैंने भी केस जीते हैं। मेरा एक यूनिवर्सिटी में रिजल्ट का हो गया था, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे थे। दूसरी साइड मैंने अपना एडमिशन लेना था बीएड में, तो भी मैंने खुद यहाँ अपने ऑनेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ से केस लड़के अपना केस जीता था, और तब जाके मुझे स्पेशल सीट पे एडमिशन मिला था। तो जब ऐसा माहौल हुआ तो सारे थ्रू आउट हरियाणा में मेरे पापा को जानते थे। तो जब ये 25 अगस्त 17 की बातें हुई तो मेरे को तो दुख होना ही होना था, लेकिन मेरे पापा को जो दोस्त जानते थे वो मेरे को कहते, गुड्डी आपसे हमें बहुत उम्मीद है, आप कुछ कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरे पापा की ना डेथ हो गई थी 2001 में जी। तो मुझे लोगों ने फ़ोन करने, जो मेरे पापा के दोस्त थे बहुत सर्कल से, जब कभी मैंने सिरसा जाना तो भी उन्होंने मेरे को कहना भी गुड्डी आप कुछ करो इसमें, आपको इस की समझ भी है। क्योंकि 2017 तक तो हम तो यही सोच रहे थे कि ये कानूनी प्रक्रिया है, हमारे पास एक वकीलों की अच्छी टीम है, हम तो संगत को यही बताया जाता था, हम यही देखते थे। तो लेकिन जब मैंने ये सोचा चलो ठीक है, अभी कुछ तो साजिश हुई है, क्योंकि सत्संग में भी पिताजी बताया करते थे कि हमारे साथ साजिशें हैं, माफिया है, वो लोग हैं हमारे अगेंस्ट जिन हम नशा छुड़वाते हैं, मतलब जैसे कोई भी समाज भलाई के काम करते हैं पिताजी, तो वो बता रहे थे कि वो लोग भी हमारे से खफा हैं जी। तो ऐसी बातों के होते हुए फिर मैंने सोचा, कहीं मैंने पता किया कैसे करें कैसे नहीं, तो धीरे धीरे मुझे ये पता, इतने में वो न्यूज़पेपर में भी आ गया था, अपने मोहित जी ने केस किया था। तो मैंने फिर FVV टीम से संपर्क किया, उनके पास गई, उन्होंने भी काफ़ी 3 साल से लगे हुए थे। 1 साल तक तो संगत को वैसे ही होश नहीं आई थी भी क्या हो रहा है जी। तो फिर गुप्ता, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी के, उनके साथ जो लोग लगे हुए थे, हम लोग भी सारे कागज़ वगैरह पढ़े, तो हमने देखा कि इसको स्टडी किया। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि PIL लगाई है आपने, तो PIL लगाने के मामले में ये था कि एक्चुअल में क्या है कि हमारी सारी संगत को बहुत एक परेशानी है। क्या परेशानी है इसमें? एक बंदे को परेशानी नहीं है, सबसे ज़्यादा संगत ही परेशान है। उसके बाद जो हम लोग औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनका जीवन दुर्भर किया हुआ है समाज ने। लेकिन अगर हम इनकी शिकायत लेके जाते हैं कि हमारा समान अधिकार है, हम अपना जस्टिस चाहते हैं, तो मान लो हम FIR भी करवाने जाते हैं, अगर कोई हमें गलत बोलता है भी ये गुफा में जाती होंगी, ये ऐसे है, ये वैसे है, या हमारी लड़कियों को, जो हमारी फ्रेंड्स की लड़कियां हैं, उनको छेड़ते हैं भी अच्छा तुम्हारी मम्मियाँ गुफा में जाती हैं, ये है वो है। तो जब अगर हम पुलिस में ये रिपोर्ट किसी के अगेंस्ट देने जाते हैं तो अगले कहते हैं भी आपको अगर कहते हैं
तो आपके गुरुजी को ये सजा हुई है और समाज ये कह रहा है, तो हम किस बेस पे आपकी FIR लॉन्च करें? ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सबसे पहले तो फिर हमें यही लगता है कि जो ये बात, हम संगत को तो कोई वो नहीं हुआ, हमारा तो मतलब अपने गुरुजी के प्रति पूरी आस्था है और संगत को पहले से भी पता था कि साजिशें हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये थी कि हम इस अपनी प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, तो हमें इसके लिए जो है अपना केस को स्टडी करना पड़ा, सारे केस देखे। तो हमने ये देखा कि इस केस के बारे में पहले तो वकीलों से देखते रहे, लेकिन कोई हाई कोर्ट में कोई केस नहीं अपना खुलवाया, शायद एडमिट करवा के छोड़ दिया, उसकी फॉलोअप नहीं हो रही है। तो हमने फिर ये भी देखा कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं, सारी संगत, हमारे भी समान अधिकार हैं, हमारे को भी संवैधानिक हक हैं कि हम अपनी जो परेशानियां हैं उसको लेके कोर्ट में खड़े होकर सच्चाई तो बताएं कम से कम। जब हमें ये पता है, सारी संगत को पता है कि हमारे पिताजी निर्दोष हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं बता पाते? और बताने के लिए हमें पूरी फुल स्टेज भी तो चाहिए ना, जहाँ ऐसे थोड़ी कि चौक में खड़े हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि हम अनुशासनहीन संगत है, हम अपनी जितनी भी डेरा सच्चा सौदा की संगत है वो अनुशासन प्रिय है, और हमारे को अनुशासन में ही रह के कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था कि जो हमें अपना फैसला भी मिल सके। तो हमने फिर अपने, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारा धर्म प्रचार भी रुका हुआ है, ये भी हमारे मूल अधिकारों का मतलब हनन है, बहुत गलत है ना। तो हमारे को भी ये चाहिए कि हम जितनी संगत हैं वो इकट्ठी होके अपने हाई कोर्ट में जाएं और अपने बातों को बताएं, लेकिन उसके बारे में तो उनको ये है कि कौन करे। लेकिन ऐसे है, मैं जब हम ईमानदार हैं, वकीलों को आप खरीद सकते हो लेकिन हमें नहीं कोई खरीद सकता, कोई खरीद के दिखाए कैसे खरीदता है, ठीक है। हमारे वकील जब इस केस को पढ़ा तो देखा कि इसमें एक ताश का पत्ता का जो महल खड़ा होता है ना, ये बिल्कुल वैसा हाल है। यानी कि अगर आप यहाँ से ताश को हिलाओगे तो भी सारा घर जो है ताश का वो ढह जाएगा, इधर से छेड़ोगे तो भी सारा ढह जाएगा, इधर से छेड़ोगे तो भी ढह जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें सारे लूज पॉइंट है। लूज पॉइंट क्या है? साजिश के तहत, तो उसमें दम ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जो वकील है, अब मैं इतने सारे पॉइंट्स हैं अशोक जी मेरे पास कि अगर मैं अब बोलने लगूं तो आपका लाइव बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक दो या मेन बातें बताना चाहूंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हमने इसमें किस किस को पार्टी बनाया जी। सबसे पहले है हमने हरियाणा गवर्नमेंट को लिया है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगी, मैं पार्टी का बता रही हूँ। हमने इसको रिस्पोंडेंट बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता ही है, कोई भी मतलब जितने भी सरकारें हैं वो किस बेस पे चलती हैं जी, बिल्कुल पाड़ो और राज करो। मैं इस बात में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, संगत भी समझदार है जी। और अखबारों में भी आता रहता है। दूसरा हमने बनाया है CBI को पार्टी, क्योंकि CBI ने ये इन्वेस्टिगेशन की थी। तो CBI के बारे में भी आप सभी को अशोक जी पता है, अच्छी तरह से पता है कि CBI के बारे में तो खुद ही बोलते हैं कि CBI जो है ये सरकार का पिंजरे में बंद तोता है। ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, इसके ऊपर भी मैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पार्टी के बारे में बता रही हूँ, रिस्पोंडेंट हमने किस किस को बनाया। तीसरा हमने जी बनाया है वो, क्योंकि हम एक वकील के ऊपर नहीं, हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है कि आपके जो वकील हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं आप देखो। एक तरफ तो देखो हमारे एक्ट में कहीं ना कहीं 3 लोगों को स्पेशल सुविधाएं मतलब स्पेशल राइट दिए हुए हैं, जिसमें एक है टीचर। बाई चांस मैं भी अध्यापक हूँ, मैं रोपड़ में अध्यापक हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। दूसरे हैं डॉक्टर, तीसरे हैं वकील। इन लोगों को समाज में अलग से छूट दी गई है। जैसे कोई बच्चा मान लो बीड़ी लेके जा रहा है, टीचर उसके हाथ से छीन सकता है, डॉक्टर उसके हाथ से छीन सकता है, वकील को भी ये पावर है कि वो छीन सकता है। देखो इतनी डिग्निटी वाली पोस्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है, टीचर क्यों? राष्ट्र निर्माता है। डॉक्टर क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उनकी सेहत का ख्याल रखना है। असली जो धरोहर है हमारे राष्ट्र की वो हम लोग हैं, हम इंसान लोग जो हैं।
तीसरा थे वकील, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की कानूनी रक्षा करनी है, लोगों के जो संवैधानिक हक हैं उनको, उनकी रक्षा करना इनकी ड्यूटी है जी। अब आप देखो कि इन वकीलों ने क्या कुछ किया, इसके ऊपर भी मेरी जो, अगर मैं इनके ऊपर भी बात करूंगी तो हमारा लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक बात इसमें कोटेशन दूंगी कि हमारे, मैं नाम नहीं लूँगी, वकील हैं उन, अब मैं इसके लिए वकील की बात से पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी क्यों हमारी संगत जो है वो आम पब्लिक में से ही है, किसान भी हैं, तो मैं किसानों में से एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। क्या है कि एक अशोक जी किसान है जी, उसने अपना खेत बोना है, वो एक आदमी के पास जाता है, उसको कहता है कि मैं अब ये कपास बीजनी है, जब तक ये कपास की फसल पूरी नहीं हो जाती आपने ये मेरा खेत संभालना है जी। उसके साथ हायर कर लिया, किराए पे ले लिया, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जो लेबर है वो उसके खेत में जाता है जी, काम करता है, पानी तो चलो कुदरती ये है कि बरसात आ गई, देखो उसने वो काम भी नहीं किया जो लेबर थी। जब थोड़े सा और बड़ा हो गया तो वो जाके, अब आप बात को गौर से सुनो कि वो जो किसान का लेबर है जिसको पैसे किसान दे रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, आड़त के पास जहाँ वो फसल चली जानी है कपास, उसको कहता है कि मैं तो ये खेत नहीं जोत सकता। अब बताओ ये बात जुड़ी, ये लेबर ने बात किसको कहनी थी, किसान को, कि मैं आपका खेत नहीं जोत सकता, लेकिन वो कह कहाँ रहा है जाके, आड़त को। अब आड़त तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक। अब ये सेम एग्जांपल है कि अब पिताजी इसमें क्लाइंट है, वकील किया पिताजी ने, पैसे दे रहे हैं हम, मतलब हम पिताजी हैं, मतलब हम पिताजी की तरफ से समझो क्योंकि गुरु हैं हमारे। अब वो 3 साल बाद हाई कोर्ट में वकील क्या कह रहा है, कहता जी मैं तो ना इस केस से अलग होना चाहता हूँ। अब आप सोचो कि क्लाइंट हम हैं, पैसे हम दे रहे हैं, वो क्लाइंट को कहे कि मैंने तुम्हारा केस नहीं लड़ना, कोई और वकील कर लो जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हाई कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मैं तो जी इस केस से अलग होना चाहता हूँ, ठीक है। इसका क्या मीनिंग निकला, ये सोचने वाली बात है। क्या मीनिंग निकलता है कि वो एक तो ऑनेबल हाई कोर्ट का टाइम भी खराब कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा वो अपने क्लाइंट के साथ धोखा भी कर रहा है, पैसे भी लिए। देखो महानता देखो हाई कोर्ट की, वो कहते हैं अच्छा चलो आप अलग होते हो तो आप ना हमारी हेल्प कर दो, एमएस क्यूरी बन जाओ, यानी कि हमारी हेल्प कर दो, इस केस की हमने समझना है भी है क्या चीज़ है। उसका जवाब आगे इससे भी हैरानीजनक है, कहता जी मैंने तो केस को अभी तक पढ़ा भी नहीं है। अब आप सोचो साध संगत जी, भी जिस वकील ने पहले तो वो कहता है अब मैं केस से अलग होना चाहता हूँ, ये भी एक साजिश समझो। वो केस से अलग क्यों होना चाहता है, इसका मतलब या तो उसको पीछे से कोई डरावा है, या उसकी ज़मीर कभी कभी जाग जाती है भी मैं झूठे केसों में, क्योंकि उनको रोका ही गया है। वकील कोई छोटे मोटे नहीं किए हुए जी, बहुत डिफेंस के जो वकील हैं वो अच्छे रेपुटेड वकील हैं वो, और उनको किया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम इस केस को लड़ नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब आप देखो कि अभी सिर्फ एक बात पे ही आ रहे हैं कि अब अगर वकील ही ये बात बोल रहे हैं, इसके बाद आप अगर मैं ये सीबीआई की बातें लेने बैठ जाऊं, इसके ऊपर भी हमने 9 पॉइंट्स लिए हैं जी। 9 पॉइंट्स में से सबसे पहली बात तो यही है कि इन्होंने सीबीआई वालों ने जो एफआईआर की है वो ही बोगस है जी। और इन्होंने टूल बनाया किसको, ऑनेबल हाई कोर्ट को गलत रिपोर्ट दे के, उन्होंने गलत ऑर्डर लेके अपने जो स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा था उसमें इन्होंने अपने अलग जाली बनाए हैं। ना कोई गवाह हैं, वो भी सारे गवाह झूठे हैं, वकील भी बिक गए समझो, क्योंकि वो अलग होने को कह रहे हैं। तो वकीलों को पैसे इस बात के मिले हैं कि आपने चुप रहना है। अगर वो छोटे मोटे वकील हमने किए होते तो संगत ये बोलती भी छोटे मोटे किए हैं, है ना।
तो वो इतने बड़े बड़े वकील ये बात बोल देते हैं कि हमारे को तो केस की समझ नहीं है और हमने चुप रहना, मतलब वो इनडायरेक्टली वो चुप रहते हैं। कैसे कि हमारे जो 9 पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहले हाई कोर्ट में ये ऑर्डर था कि आप सीबीआई जो है वो इसके ऊपर एफआईआर तब तक नहीं करेगी जब तक हम इनको ऑर्डर नहीं देंगे जी। जब इन्होंने एफआईआर कर ली तो हमारे डिफेंस के वकील चुप हैं। चुप रहने का मतलब ये है कि वो सेफ साइड दे रहे हैं सीबीआई को। सीबीआई अपने, और सीबीआई किसके ऊपर चल रही है, वो तो पिंजरे का तोता है। इसके अंदर साजिशकर्ता कौन कौन है ये देखने वाली बात है। ये आपको अच्छी तरह से पता है आज हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है। आप अभी देख रहे हो, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सभी को पता है कोरोना में कितनी कितनी रैलियाँ हुई हैं, ये सब कुछ पता है। लेकिन ये समाज में जब तक ये लोग नहीं उठेंगे तब तक ये कुरीतियाँ नहीं दूर होंगी। अपने अपने चाहे कोई सोशल मीडिया पे जितना मर्जी बोलते रहे हम कितने अच्छे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। और हम इनको, मैं पीछे नहीं हटने वाली। और हमने ये वकील क्यों नहीं, आपने ये भी पूछा शायद मेरे से भी, आपने ही क्यों किया, आपका ये भी क्वेश्चन था। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है तो इसके अगेंस्ट जो है हमारे मतलब हम वकील हमारे खड़े नहीं हो सकते जी। तो इसके लिए हमें खुद ही लड़ना होगा। तभी कहते हैं ना, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो स्वर्ग लेने के लिए हमें अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी होगी। हम तो 1990 से साजिशें देख रहे हैं। हम जो है डेरा सच्चा सौदा से 1970 से जुड़े हुए हैं। 1990 को जब पूज्य पिताजी को गद्दी मिली है तब भी हम सारा परिवार वहीं थे, हमें सब कुछ पता है। लेकिन ये साजिशें जो हुई हैं, पिताजी ने भी हिंट दिया है, हमें भी पता है। हमें ये भी पता है कि हमारा गुरु पूर्ण है, लेकिन इस चीज़ को सभी को समझना होगा। और ये वैसे एक इंस्टीट्यूट, अगर हम अपना संप्रदाय को ही ले ले, डेरा सच्चा सौदा, इसको भी अगर आप छोड़ दो तो अपने समाज में भी हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत स्ट्रांगली उठना ही पड़ेगा। तो आपकी इस PIL जब आपने लगाई थी तो इसमें आपको जी धन्यवाद। आपने जब ये PIL लगाई, PIL लगाने के बाद जब आप कोर्ट में गए, क्या वहाँ पे जज साहब का रुख रहा, क्या आपको अगली तारीख मिली, और आपकी इसके प्रति मतलब आप क्या सोचते हैं कि आपको इस PIL में क्या जीत हासिल होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे पहले तो कोरोना करके हमारे मतलब ये लगी थी 12 फरवरी को जी, 12 मार्च को जी, 12 फरवरी, चलो फिर हमारी 26 अप्रैल लगी थी। लेकिन यहाँ भी देखो एक चीज़ और बड़ी हैरानी की बात है, हाँ जी, बहुत हैरानी की बात है कि बाकी को तो थोड़ी थोड़ी देर पे डेट्स मिली थी, लेकिन जो ये 26/4 वाला वीक था उसके सारे केसेस की जो है डेट वो पोस्टपोन कर दी गई। ये भी एक सोचने की बात है। चलो हमने तो फिलहाल केस लगाया है, हम पूरा स्ट्रांगली इसको डिफेंस करेंगे और हम एक एक बंदे को बताएंगे कि कैसे वकीलों को आप, साजिशकर्ताओं को हम जवाब देंगे कि कैसे आप वकीलों को खरीदते हो, कैसे आप और लोगों को खरीदते हो, कैसे सीबीआई के जो वकील हैं वो खरीदे जाते हैं, और कैसे आप ऑनेबल हाई कोर्ट तक को टूल बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। मैं तो इतना हैरान हूँ। ये चीज़ें हम सारी हाई कोर्ट में बताएंगे, ऑनेबल हाई कोर्ट में, और मैं तो पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जैसे अभी आपने ये बात मेरे को बताई है ना कि पिताजी को आज मैदानता हॉस्पिटल लेके आया गया है, अभी 2-3 दिन पहले भी लेके आए थे, तो उसमें भी ये 3 जून को जो है पहले PGI रोहतक लेके आए थे। तो उस दिन भी बता रहे हैं कि डॉक्टर गौरव जो ये 150 पेज की जो फर्जी, मैं इन बातों में जानबूझ के नहीं गई हूँ कि लाइव फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो उसमें जो 150 कागजों की फर्जी मेडिकल लगाई गई है, उसमें पिताजी की भी प्रोक्सी अटेंडेंस के द्वारा वो मेडिकल बनाया गया है। उसमें जो डॉक्टर है, 4 डॉक्टर की जो टीम है, उनमें से एक डॉक्टर गौरव अग्रवाल है, और वो साथ में आए हैं, हमारे भाई जसमीत भाई जी आए हैं। अभी आपने जैसे बताया कि वहाँ कोई खीर खिलाई गई है, तो ये वाकई अशोक जी ये सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या चीज़ है कि पिताजी ने वो खीर खाई है और अब 2-3 दिन के बाद पिताजी को
बार बार से अपना इलाज करवाने के लिए आना पड़ रहा है। और अब वो मेदांता हॉस्पिटल शायद इसलिए लेके आए हैं कि पिछली बार जब लेके आए थे तो रोहतक मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में तो मीडिया ने शोर मचाया था, लेकिन हम इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। साजिशें हैं, ये साजिशें दर साजिशें हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि ये एक ताश के पत्तों का महल है, इसमें तो 8-9 पॉइंट हैं जिनके ऊपर अगर हम एक भी पॉइंट पे अड़ गए तभी ये ताश का पत्ता का जो साजिशों का जो महल है वो उसी वक्त ढह ढेरी हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है। तो देखा आपने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ बहन हाँ जी 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 बिल्कुल। तो बहन जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से सारी साथ संगत को समझाया कि इन्होंने PIL किस तरह लगाई। बड़े ही मतलब इन्होंने जो ये काम किया है काबिले तारीफ है। इन्होंने, अगर आप देखिए कि एक बहन अगर उठकर PIL लेकर हाई कोर्ट में ये याचिका लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पूज्य गुरुजी को निर्दोष साबित करने के लिए, तो हमारी 7 करोड़ की जो साथ संगत है, 7 करोड़ साथ संगत में से क्या ऐसी साथ संगत नहीं है जो खुद कोर्ट की तरफ रुख कर सके? बिल्कुल आप सब रुख कर सकते हैं, पर अगर आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में रहकर, अपने अपने निजी जीवन में व्यस्त रहकर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपको एक एफिडेविट भर के देना होगा। उस एफिडेविट के माध्यम से आप सबकी प्रेजेंस जो है वो हाई कोर्ट में मानी जाएगी। अगर हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी एफिडेविट्स इकट्ठे होते हैं तो वो 4 लाख लोगों का ही सवाल होगा, क्योंकि वो एक जनहित याचिका है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लीग की, जिसके कारण समाज में सामाजिक कार्यों की जो प्रगति थी, मानवता भलाई के कार्यों की प्रगति थी, वो रुक गई है। और इस प्रकार के कई और रीजंस जो हैं उनको PIL में लेके जाया जाता है। सबसे बड़ी बात, साथ संगत के मन में एक सवाल रहता है कि क्या PIL लगाने के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा होता है या वकील हायर करने पड़ते हैं? पर नहीं, आप देख सकते हैं हमारे साथ जो बलविंदर बहन जी हैं वो खुद, उन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया, वो खुद जाकर कोर्ट में खड़े हुए, खुद ही उन्होंने सारी फाइल प्रिपेयर की, उन्होंने किसी वकील की वहां पर सहायता नहीं ली। क्योंकि तिनके से काम ले ले पहाड़ जैसा भारा, ये शब्द आपने पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से खुद सुना है। तो पूज्य पिताजी ने क्या पता किससे कौन सा कार्य ले लेना है, फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उस कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। अगर हम सब भी चाहते हैं कि हम भी इस इतिहास का हिस्सा बने, क्योंकि एक इतिहास लिखा जा रहा है, और एक इस इतिहास का अगर हम हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम सबको पूज्य गुरुजी के हक में आवाज उठानी होगी। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सड़कों पर उतरिए, दंगे कीजिए, फसाद कीजिए, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर हमने पूज्य गुरुजी की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आना है। तो दुनिया के लिए भगवान, हमारे लिए शैतान है, ऐसा एक चेहरा हनीप्रीत, जिसके ऊपर सवाल ही सवाल उठाए गए हैं। हमारी तरफ से लाइव में बार बार हर एक जगह पर एक सवाल उठाया गया है कि हनीप्रीत उस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जवाब दे, पर उसकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी ट्विटर अकाउंट पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। अब आप साथ संगत जी इस साजिश को समझने की जरा कोशिश कीजिए कि पूज्य पिताजी जब रोहतक में PGI में आते हैं, अगले ही दिन डॉक्टर्स के जो मेन डॉक्टर्स हैं उनका पैनल था, उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है टीवी पर, वो पूरा वायरल हुआ, फेसबुक पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें उन्होंने बताया कि पूज्य पिताजी की तबीयत जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। पूज्य पिताजी की सारी रिपोर्ट्स जो चेक की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, पूज्य पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। पर उसके बाद जैसे ही पूज्य पिताजी को 48 घंटे की पैरोल का आपके सामने एक किस्सा आता है, 48 घंटे के बजाय 6 से 7 घंटे के अंदर ही पूज्य पिताजी को वहां से वापस ले जाया जाता है। अखबारों के अंदर और मीडिया के अंदर यह प्रचार किया गया कि पूज्य पिताजी ने वहां पर केसर की खीर खाई, परिवार के साथ समय बिताया और उनको काफ़ी चीज़ें जो भी उन्होंने अपने मनपसंद का काम करने थे वो भी वहाँ पर किए। पर क्या वहाँ पर उनके स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ तो नहीं किया गया जिसके कारण बाद में बार बार पूज्य पिताजी को 3 से 4 बार हॉस्पिटल में आना पड़ा?
साथ संगत जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ रोहतक पीजीआई का पूरा मेडिकल स्टाफ पूज्य पिताजी के स्वास्थ्य होने की, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और जितने भी सीटी स्कैन, एक्सरे रिपोर्ट्स जो भी हुए उनके बारे में बताते हैं कि बिल्कुल ठीक है। उसके तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि शाही परिवार को मिलने के लिए पूज्य पिताजी जैसे रिजॉर्ट में मिलते हैं, उनको खाने के लिए वहां पर कुछ सामान ऐसा दिया जाता है कि पूज्य पिताजी का पेट खराब हुआ और पूज्य पिताजी को सीटी स्कैन भी करवाना पड़ा। आप ये भी ध्यान में दीजिए कि सीटी स्कैन पहले पिताजी जब आए थे उस वक्त पिताजी ने सीटी स्कैन नहीं करवाया और बाद में सीटी स्कैन करवाया रोहतक में आकर दोबारा, और उसके बाद आज मेदांता हॉस्पिटल में आए। तो ये बहुत ही बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। तो साथ संगत जी, इस साजिश की गुत्थी को सुलझाने के लिए आप सबका साथ, क्योंकि आप सारी साथ संगत ही है जो इस चीज को आगे लेकर जा सकती है, आप सब लोग हमारा साथ जरूर दे सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं बालकिशन जी से जरूर करना चाहूंगा कि आप इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लाइव के माध्यम से साथ संगत को जागरूक करने के लिए या फिर साथ संगत को आगे से आगे एक दूसरे को जागरूकता अभियान चलाने के लिए किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे, ताकि वो अपने गुरु के साथ जो उनकी एक लिव लगी हुई है, वो आज 4 साल हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं। जिस प्रकार साथ संगत का पूज्य पिताजी के लिए प्यार था वो आज कहीं ना कहीं दबा हुआ दिख रहा है, तो उसको जगाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे ब्लॉक में तो तकरीबन काफ़ी भाई बहनों ने एफिडेविट दे दिए और कईयों ने मिस कॉल भी दी। कोई गया हुआ था कहीं रिश्तेदारी में या कोई कहीं घूमने गया हुआ था, तो आजकल तो कोरोना काल है, कोई कहीं फंसे हुए हैं। कोई 5-7 बंदे अभी भाई बहन रह गए हैं, तो उनसे मिस कॉल और उनसे एफिडेविट वगैरह वो देने जा रहे हैं। 2 एफिडेविट मेरे पास घर पे अभी पड़े हैं, तो उनके ऊपर साइन होने बाकी थे, वो उन्होंने साइन करके अभी दिए नहीं। वो उनका एक रिश्तेदार है, वो टाइप करवा के लेके आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा जी इनके ऊपर साइन करवाओ, पहले साइन करवा के और फिर जो है वो मेरे पास दो। तो अभी बाकी और कर रहे हैं और पूरी जागरूक अभियान वहाँ चलाया जा रहा है और दूसरे ब्लॉकों में भी जा कर के, और इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप गुरुजी को कानूनी रूप से अपने सामने स्टेज पे हाजिर देखना चाहते हो, क्योंकि गुरुजी ने भी कहा है, वचन किए हैं कि हम अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे न्यायालय में, तो वो कार्रवाई तो होगी ही। तो आप उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है एफिडेविट दीजिए और जो कानूनी रूप से और पिताजी के हक के लिए अदालत में जा रहे हैं उनके हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि साजिशकर्ताओं ने पिताजी को अनपढ़ तक बताना शुरू कर दिया और ये भी बताना शुरू कर दिया कि वो साइन ही नहीं कर सकते जी। मैं तो हैरान हो गया कि अभी तक जब पिताजी वहाँ सुनारिया चले गए उसके बाद उनको अनपढ़ कैसे बता रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही कुछ भी। और ये इनकी जीभ क्यों नहीं थर्राती ऐसी बोलते हुए कि भाई वो पिताजी अनपढ़ हैं, शर्म ही नहीं आती इनको। जब इनको ये शर्म हया है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि साजिशें हुई हैं और गहरी हुई हैं जी। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि साजिशों को समझो और आप भावनाओं में मत बहो। हमारा ब्लॉक भी भावनाओं में बहुत बहा है, तो हमारे को भी जैसे पिताजी बोलते थे कि भाई गाय को ले जा कर के वहाँ चारा दिखा के और ऊपर से आरा चला देते थे, तो ऐसे हमारे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है ऐसे। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कानूनी रूप से आगे चल रहे हैं पिताजी को हक के लिए, कोई वकील नहीं कर रहे, कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, तो फिर अब देखते क्या है, अब तो कोई देर नहीं। तो अब तो न्यायालय तो एक शुद्ध है, वो तो कोई गड़बड़ नहीं करता न्यायालय तो वो तो पिंजरे के तोते नहीं है, तो वो तो अपना शुद्ध न्याय करेंगे, पानी का पानी दूध का दूध करेंगे। तो फिर क्यों नहीं हम आगे बढ़ते? हमें देखना नहीं है, हमने सिर्फ सोचना नहीं है, हमने अब आगे बढ़ना है और इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लिए। तो बहन जी, एक सवाल मेरा आपसे और कि जिस प्रकार आपने ये PIL लगाई, क्या आपका आने वाले समय में ऐसे ही कोई और PIL लगाने का विचार है? क्या छत्रपति हत्याकांड में भी आप PIL लगाने के लिए अग्रसर हैं? हाँ जी, ये मैं बताना भूल गई थी अशोक जी, बिल्कुल आपने ठीक पूछा है। अभी तो हमने PIL ही लगाई है, अभी तो हम
केस भी कर सकते थे और करेंगे भी, निश्चित रूप से करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो संगत, जो लोग ईमानदार लोग हैं, वो हर हालत में आगे बढ़ेंगे। और जो कहते हैं हमें क्या का जो ज़माना आ गया है ना, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है और ख़तरनाक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हमें क्या वाला डायलॉग छोड़ के अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक ही समझ के अपना देश, अपना समाज और इंसानियत को बचाना होगा। और मैं अशोक जी आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो इनके अब जो साजिशें चल रही हैं, इसके ऊपर भी मेरे साथ को पिटिशनर हैं, अवतार सिंह जी हैं, और भी बंदे हैं, वो भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम आगे करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो वकील ऐसे बिकते हैं वो नमक हरामी होते हैं, वो अपने पेशे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं और सबसे ज़्यादा वो इंसानियत के दुश्मन हैं। इसके साथ हम ये बताएंगे कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसी के नाम पे जो डील चलती है, उस डील का हम दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाएं। और ये जो खट्टा सिंह मैनेजमेंट से बाहर होके दिखाया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हम सारा वहाँ दिखाएंगे कि कैसे झूठी आप गवाहियाँ देते हो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं बेशक इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप मेरे को इमोशनल ना समझ लेना। मैं एक बात क्लियर कर रही हूँ कि मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और मैं ये बताऊँगी कि कैसे जाली गवाह खड़े किए जाते हैं और कैसे बोगस शिकायतकर्ता, रेप के शिकायतकर्ता जो है वो कैसे जाली बनाए जाते हैं। गुमनाम चिट्ठी के ऊपर तो खोज हुई नहीं है, उसके ऊपर ही तो हाई कोर्ट में केस चला था, साओ मोटो एक्शन लिया गया था। लेकिन उसके साथ ही जो ये कंप्लेनेंट भी बता रहे हैं, ये गवाह भी बता रहे हैं, ना वो कंप्लेनेंट है ना वो गवाह है। और उनका जो सौदेबाजी हुई है, साजिश के तहत जो कुछ हुआ है, ये हम एक एक को नंगा करेंगे। और सीबीआई ने जैसे एक छत्रपति कांड की आपने बात करी है, उससे पहले रंजीत कांड की भी बात कर दूं। एक रंजीत कांड में देखो कितनी बड़ी डील हुई है। एक आदमी उसमें मेन पार्टी है, वो भी हरियाणा पुलिस के केस में। सीबीआई को क्या इंटरेस्ट है? वो जो हरियाणा पुलिस का केस है उसमें जाके, एलआईसी के केस में जाके क्या इंटरेस्ट है? जो एक मेन पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसके साथ डील करके वो जो हमारा ये केस था गुमनाम चिट्ठी वाला, उसमें वो मेन गवाह बन गया। जो मेन अपराधी था एक केस में, वो उस दूसरी साइड में वो मेन आके गवाह बन गया। ये साजिश, ये डील नहीं तो और क्या है? ये डील देखनी होगी सबको। ये सिर्फ साध संगत का मामला नहीं है, ये देश को भी देखना होगा कि ये कैसी डील हुई है, कितनी बड़ी डील हुई है और इसके पीछे क्या क्या साजिशें हैं और क्या कौन कौन वो साजिश करता है। इसके साथ मैनेजमेंट में भी ये इन्होंने खुद बयान दिया है कि मैं टॉप 5 की मैनेजमेंट में बंदा था। वो ड्राइवर की तो पोस्ट पे ही नहीं थे। उन्होंने तो एक बार गाड़ी ठोक दी थी, खट्टा सिंह जी ने गाड़ी ठोक दी थी, तब से तो वो ड्राइवर ही नहीं है। वो तो मैनेजमेंट के खास थे। उनके सामने डील, वो अगर उनकी बातें मानने हैं साजिश है तो कहते हैं जी मेरे सामने हुई है, ठीक है। और हमारे वकीलों ने भी देखो क्या किया, 2012 से 2018 तक तो कोई था ही नहीं और वेट करते रहे, केस को इस हिसाब से चलाया, डिले जस्टिस, ठीक है। तो क्या है, आप जो जितना ये फैसला हुआ है, हमें वो चीज करनी होगी। जस्टिस मस्ट नॉट बी डन, ये इंग्लैंड के चीफ जस्टिस की वर्डिंग है। जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट आल्सो टू बी सीन टू बी डन, यानी कि दिखाई दे। हमें संगत को तो कहीं दिखाई नहीं दी कि क्या फैसला हुआ है। उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन हमें लोअर कोर्ट ने किया है, लोअर कोर्ट के आगे भी जाना होता है हमने। तो हम एक एक को नंगा करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे गलत गवाहियां दी जाती हैं, कैसे कोई अपराध से कोई दूरदार कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, जो राजा राम हंडियाया कैसे उसमें आ गया। मेरे को तो यही नहीं समझ आई, वो कभी जब डेरा ही नहीं आया तो उसने डेरा में रेप होते हुए कैसे देख लिया। आप भी सोचो अशोक जी, कभी आपने भी सोचा हो कि राजा राम हंडियाया इसमें कैसे हो गया। ये क्या क्या साजिशें हैं, क्या क्या डील है। ये डील के पीछे सारे समाज को देखना होगा। हमारा समाज जो है वो, हमारा भारत देश
इसको हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई धर्म को माने कोई ना माने, लेकिन वो जो तर्क सो कॉल्ड तर्कशील का प्रधान बता रहे हैं, लेकिन वो है नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही फिर आज आप मैनेजमेंट के साथ जो इन्होंने किया है, दंगे फसाद किए हैं, अगर हमारी संगत को मिसगाइड करके ना लेके जाते पंचकूला, और पंचकुला अगर हमारी संगत ना जाती, पिताजी पूज्य पिताजी का संदेश दे देते तो संगत ना होती, तो जो इन्होंने किराए के गुंडे वहां लगा रखे थे वो तो वैसे ही नंगे हो जाने थे। कैसे गुंडा करते, गुंडागर्दी हो ही नहीं पानी थी। संगत के नाम के संगत की आड़ में गुंडागर्दी हुई है, जो भी तोड़ फोड़ की है वो सोची समझी साजिश के तहत है। मैं तो कहती हूँ अशोक जी, हमारी जो ये PIL है, वैसे तो PIL होती है इमीडिएट रिलीफ देनी, क्योंकि हम एक्चुअली क्या है, हम क्यों जा रहे हैं, जो संगत है उनकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और जो PIL है उसमें वो बंदा जाएगा जो उसमें वो शामिल है। जो परेशानी में हम पटिशनर भी इसीलिए हैं कि संगत का जो परेशानी है वो हम भी हैं साथ में, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये PIL को मर्ज किया गया है एक और केस के अंदर, तो उसमें हम जवाब लेंगे, हम एक एक को नंगा करेंगे कि जो पंचकुला में दंगे करवाए गए और हमारी संगत के निर्दोष भारतीय नागरिक जिनका कोई कसूर नहीं था, निहत्थे थे, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है। और अब ये टाइम आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्जन है, नाउ द टाइम हैज कम टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फिक्स। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी ही होगी, ऐसे नहीं चलेगा। अभी चलो अपने इलेक्शन आ रहे हैं तो हम अपनी ये राजनीति का रंग खेल लेते हैं, शतरंज की चालें चल लेते हैं, और अब ये अपना इलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, ठंडे बस्ते में डाल दो। फिर अब इलेक्शन आ गए हैं पंजाब के, तो अब आप, मैं तो नहीं कहूँगी, लेकिन सारे लोग समझदार हैं, आजकल कोई मूर्ख नहीं है, सभी को समझ आ रही है कि ये क्या साजिशें चल रही हैं। तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल नंगा करेंगे और हम पीछे नहीं हटने वाले। 43, मैं कहती हूँ 43 है, या जितनी भी वो निर्दोष लोगों की मौत हुई है उनका एक एक के खून का हिसाब लेंगे और उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स करवाएंगे, और वो साजिश के तहत नहीं होएगी, ये ईमानदारी से होएगी और पूरी ईमानदारी से। और हम तो ये देख रहे हैं अभी तक तो भी ये जो लोग हैं कातिल साजिशकर्ता, जो भी हमारे डेरे के साथ जितनी भी साजिशें हुई हैं, जो साजिश करता है, हम तो इनको देख रहे हैं, ये कहाँ तक चलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद। बहुत ही बढ़िया बात, और ऐसा जज्बा, ऐसी सेवा देखकर साथ संगत जी हमें लगता है कि आपके अंदर भी एक ऐसी भावना जरूर उत्पन्न हुई होगी कि हम भी कुछ करें, हम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग टेक्निकली इन चीज़ों से नहीं जुड़े हुए, जो हाई कोर्ट जाते नहीं हैं, जिनके पास वकील नहीं है, वो खुद जाकर अगर हाई कोर्ट में खड़े हो चुके हैं और उनकी PIL रजिस्टर हो चुकी है। PIL रजिस्टर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो रजिस्टर तभी होगी अगर उस PIL में दम होगा, वरना खाली कागजों को लेकर आप जहां मर्जी घूमते रहिए, उसका रद्दी के बराबर ही उसका मोल है। पर अगर ये आपकी PIL रजिस्टर हुई है तो यानी कि इसका मतलब आपकी PIL में दम है। ऐसे ही बहुत सारे गुण हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अगर आप सारी साथ संगत हमारा साथ देंगे तो बहुत ही जल्द वो ऐसा दिन आएगा जिस दिन पूज्य पिताजी बाइज्जत बरी होकर हमारे साथ हमारे सिरसा में बैठे होंगे, शाही स्टेज पर बैठकर सारी साथ संगत से उनका हालचाल पूछेंगे और अपना हालचाल जरूर बताएंगे। तो बालकिशन जी, एक आखिरी सवाल साथ संगत की तरफ से ये आया है आपके लिए कि जिस प्रकार तेरावास को लेकर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई, जिसको लेकर हमारी माता बहनों का समाज में जीना मुश्किल कर दिया है लोगों ने, उनको गलत बात बोलते हैं कि शायद आप भी गुफा में गए होंगे, तो क्या मतलब गुफा का ही नाम तेरावास रखा गया है? साथ संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूज्य पिताजी ने उसको तेरावास का नाम दे दिया था, गुफा को ही तेरावास कहा गया है। तो क्या ये मैनेजमेंट की जो आज वहां पर प्रेजेंट है जिम्मेवारी नहीं बनती कि मैनेजमेंट वो तेरावास की जो वीडियो को बनाकर, वीडियो दिखाकर उसका जो एक रहस्य है उसको खत्म किया जाए? ये जब हमारे साजिशकर्ताओं ने, हमारे जो सेवादार हैं, उन्होंने ही ये जब
साजिश रची है, तो वो क्यों ऐसा वो करेंगे? तो वो तो ऐसे ही रहेंगे कि चलो पड़ा रहने दो। वो जब गुरुजी को जब सुनारिया चले गए उसके बाद उनको अनपढ़ तक बोलना चालू कर दिया, तो वो कैसे, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे? वो आप क्या उम्मीद, अभी तक आपको क्या पता है कि अभी उन्होंने कोई अपील की है इस सीबीआई के फैसले के खिलाफ? अभी तक कोई अपील भी नहीं की है उन्होंने, और अगर की भी होगी तो उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है, हो ही है। तो वो क्यों नहीं उसके आगे कोर्ट में जाते कि भाई हमारी सुनवाई करवाओ? क्यों नहीं जाते वो? इसीलिए तो जा नहीं रहे। अभी तक सीबीआई में ही उनके जो वकील हैं, डेरे के वकील, वही एब्सेंट कर रहे हैं, और कई तारीखों पे उन्होंने एब्सेंट ही कही है, तो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया कि भाई हमारे वकील क्यों एब्सेंट हैं, क्यों उनकी अभी तक पैरवी नहीं की गई कि भाई आप लोग क्यों एब्सेंट हैं। और वो तरह तरह के बहाने बना करके, और दूसरे केसों में तो वो केस लड़ रहे हैं, लेकिन वो पिताजी वाले केस में वो केस लड़ ही नहीं रहे। तो हम अगर ये उम्मीद रखें कि भाई वहाँ से कोई ऐसा कोई खंडन आएगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई खंडन आएगा, क्योंकि वो जब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट जो है एक सच्चाई के राह पे कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है, और वो तरह तरह के पारदर्शिता रख रहा है, सारे सबूत दिखा रहा है, फिर भी वो उनका खंडन नहीं करते कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बस ऐसे ही बोल देते हैं कि ये वैसे है जी, ये वैसे है जी, ये झूठ है जी। अरे तो झूठ है तो उनको साबित करो ना आप कि भाई हाँ ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बस खाली बोल देने से थोड़ी होगा। मोहित जी तो सब सबूत दिखाते हैं, सबको दिखाया ऑनलाइन, सबको कुछ सब दिखाए हैं वो, और वो तथ्य रखते हैं, तो फिर भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो पिताजी के केस के लिए आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब वो कहते हैं कि हमने तो अपील कर रखी है, आगे सुनवाई नहीं हो रही। तो जब हाई कोर्ट में आपने अपील कर रखी है, आगे सुनवाई नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास पड़े हैं, हमारा न्यायालय है। शुक्र है भगवान का कि वकील तो बिक सकते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी नहीं बिकी और ना ही बिकेगी। हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत है, सारे न्यायालय मजबूत हैं, उनको हम कोई तोता नहीं कह सकते। पिंजरे का तोता तो जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई वो पिंजरे का तोता है। तो मैं चाहूँगा कि कानून जब हमारा मजबूत है तो फिर क्यों नहीं ये कानून का सहारा लेकर के आगे बढ़ते, जबकि पिताजी ने खुद कहा है कि हम अपने आप को बेकसूर, अपने आप को निर्दोष माननीय न्यायालय में ही करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथ संगत जी, अभी बालकिशन जी ने, जो कि रोपड़ उन्ना से ब्लॉक भंगीदास हैं, इन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में ये चीज़ आपको क्लियर की है कि वकील बिक सकते हैं, गवाह बिक सकते हैं, सबूत बिक सकते हैं, पर हमारी जुडिशरी नहीं बिक सकती। तो यहाँ पर आपको भी ये समझना होगा कि जो जज साहब जिस फैसले को सुनाते हैं उससे पहले क्या होता है कि जो भी वकील, जिस मान लीजिए अगर हमारे पिताजी के वकील हैं और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के वकील हैं, तो वो जिस प्रकार से सबूतों को जज साहब के सामने पेश करेंगे, जिस हिसाब से वो केस को फाइट करेंगे, जज साहब उन दो पक्षों को ही देखकर उनको तराजू में तोलेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। उनका किसी से भी कोई आपसी द्वेष नहीं, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं। उनके सामने जिस प्रकार से सबूतों को परोसा जाएगा, उन्हीं सबूतों के हिसाब से वो अपना जजमेंट जो है वो सुनाएंगे, अपना फैसला वो सुनाएंगे। बाकी बहन जी की तरफ हम पूरी साथ संगत आपके साथ है। जितना भी आप आगे बढ़ेंगे, सारी साथ संगत आपका साथ जरूर देगी। अभी भी लाइव कमेंट्स में आपका समर्थन काफ़ी साथ संगत कर रही है और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही है। तो साथ संगत जी, जिस प्रकार आप साथ संगत हमारा साथ देना चाहती है, तो आप हमारे एक पीछे आप नंबर देख रहे हैं 9888525157, इस नंबर पे मिस कॉल करके आप समर्थन दे सकते हैं। और दूसरा नंबर 7837505525 पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करवा के आप हमसे एफिडेविट का प्रोफॉर्मा ले सकते हैं। एफिडेविट भर के आप हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने केसों में हमारे जो है पक्ष को काफ़ी मजबूती से हम रख सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन पुटअप किया था जी, वो छत्रपति का, जी जी, वो मेरे से मिस हो गया जी जी। तो मैं वो दूसरे जो केस चल रहा है उसके बारे में चली गई, और इधर ये मैं भूल गई थी। तो उसमें क्या है कि छत्रपति वाले कांड में कोर्ट के पास ऐसे कागज इन्होंने डिपॉजिट करवा रखे हैं जिसमें 4 उसमें गोलियां लगी हैं। शायद आपने भी उस दिन अपन इकट्ठे थे। तो
लेकिन रिकॉर्ड पे इन्होंने कितनी दिखाई हैं? 2। तो जो 2 मिसिंग है वो ये साजिश का ही रूप है। वो भी हम इस केस को पकड़ेंगे अशोक जी, ये केस भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उस केस को भी पकड़ने वाले हैं कि वो इस साजिश को ये समझना पड़ेगा कि किसने करवाया है, अंशुल छत्रपति ने और मिलके साथ में खट्टा सिंह ने जी, ठीक है ना। तभी तो उनको बाहर आना पड़ा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं अब डेरा छोड़ चुका हूं, लेकिन अंदर से डोर किसके हाथ में है, मिले हुए हैं आपस में। ये चीज संगत को बिल्कुल समझनी पड़ेगी। संगत चाहे आज समझे चाहे कल, इन साजिशों को समझना ही होगा कि इसमें जो मर्डर है वो किसने करवाया है। उन गोलियों से नहीं, वो जो छत्रपति है वो उससे नहीं है उनकी डेथ हुई है। जी 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 बिल्कुल। ये जो गोलियां मिसिंग हुई हैं ये उनके कारण हुई है, और ये इनको एक्सप्लेनेशन जब हम केस करेंगे उसके ऊपर देनी होगी, और वो निकल के आएगा, सच पता चलेगा कि किसने किया है किसने नहीं, और ये इन्होंने मिलके किया है। ये छूट गया। अशोक जी, मैं एक बात आपके माध्यम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से बलविंदर जी को कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत से आगे बढ़िए। आशीर्वाद पिताजी दे ही रहे हैं और वो देते ही रहेंगे। तो उनकी साथ संगत से जितना बनता होगा उतनी आपकी मदद करेगी। जहां आप कहोगे वहां आ जाएंगे, जहां जैसा आप कहोगे वैसा होगा। और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सहयोग करूं। और मेरे संपर्क में जितनी भी साथ संगत दूसरे ब्लॉकों से है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो बलविंदर जी की मदद करें। और अगर किसी ने कोई एफिडेविट वगैरह नहीं दिया है तो वो एफिडेविट वगैरह दे करके इनके हाथ और मजबूत करें। और जो मिस कॉल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जो नंबर, उसके ऊपर आप मिस कॉल करें। और जो व्हाट्सअप नंबर इन्होंने अशोक जी ने बताया है वो उस पर भी आप अपना बायोडाटा वो परफॉर्मा वगैरह ले सकते हैं। और इनकी मदद करना हमारा दायित्व बन जाता है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये बात आप सबको पूज्य पिताजी के मुखार बिन से बार बार सुनी होगी। तो अब हमने करना क्या है? अगर एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले बहन जी, मैं गलत बोल गया, प्राइवेट टीचर, तो अगर ये बहन जी अपने घर से निकलकर, अपना घर का कारोबार छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर अगर एक अपने गुरु के सच को बताने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं तो हमारी सारी सत्संगत के लिए ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, चलना हमने है, सारा काम पिताजी ने करवाना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पूज्य पिताजी बताते थे कि ये सारी युक्ति पहले ही है, तो पिताजी ने सारा प्लान किया हुआ है, हम तो सिर्फ एक मोहरे हैं। हम उन मोहरों ने अपना अपना हिस्सा, अपना अपना दायित्व जो है वो हमने निभाना है। और अभी सूत्रों से ये खबर हमें मिली है कि पूज्य पिताजी को मैदानता में जो ले जाया गया है वहां पर उनको शायद कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाएगा। तो कोरोना पॉजिटिव अगर बताया जाएगा तो कोरोना के बारे में या फिर पॉजिटिव होने के बारे में, ये क्वारंटाइन होने के बाद किस प्रकार की हालात जो हैं देश में जो हैं वो किसी से भी छुपे नहीं है। और साथ संगत जी, ये हमारे लिए एक बहुत ही एक गंभीर चिंता करने वाला विषय है कि अगर पूज्य पिताजी को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया तो ये भी कहीं गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं, बिल्कुल होगा। तो साथ संगत जी, हम आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं, जागरूक रहें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर कुछ भी बात करता है तो अपने दिमाग का यूज़ करें, इस्तेमाल करें। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती सिर्फ और सिर्फ पूज्य पिताजी के दिए गए नाम की, और होशियारी इस समाज में रहकर जितने भी ये घिनौने काम करने वाले आतंकवादी किस्म के लोग, आपराधिक किस्म के लोग जो एक अपराध को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि ये भी कोई छोटा अपराध नहीं। इन्होंने पूज्य पिताजी के ऊपर झूठे केस बनाकर इन्होंने पूज्य पिताजी को सलाखों के पीछे भेज दिया। और एक राम नाम की जो प्रगति जो चल रही थी समाज के अंदर, अच्छे मानवता भलाई के कार्यों की जो प्रगति थी, और जिस प्रकार से लोगों के जीवन को सुधारने की एक प्रगति पिताजी के द्वारा दी गई थी, वो सारे के सारे कार्य रुक गए हैं। तो पूज्य पिताजी के ऊपर झूठे केस बनाकर उनको सलाखों के पीछे भेज देना ये छोटा अपराध नहीं। और सारी साथ संगत फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम आप सबसे ये बार बार वायदा करती है कि अकेले अकेले व्यक्ति को, जिन्होंने भी इसके अंदर योगदान दिया होगा,
चाहे उन्होंने झूठी गवाही दी, चाहे कोई भी व्यक्ति सारा सच जानने के बाद चुप भी क्यों ना बैठा हो, उन सब का भी पर्दाफाश किया जाएगा। तो इन सब के बारे में आप सबके समक्ष हम हमेशा रखते आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। जितने भी सबूत हमारे हाथ में लगते हैं वो आप सबके समक्ष जरूर रखेंगे, क्योंकि ये कैंपेन अब लाखों की गिनती में जो है हमारे साथ साथ संगत जुड़ चुकी है। तो ये कैंपेन अब छोटा नहीं रहा और जितने भी हमारे वकील जो कि भाड़े के इस टाइम टट्टू बने हुए हैं, कान खोल के सुन लीजिए, जितनी भी आपकी वकालत है सारी की सारी वहां पर धरी रह जाएगी, क्योंकि अब पूज्य पिताजी की साथ संगत खुद वकीलों का रूप लेकर खड़ी हो रही है और इन पर्सन कोर्ट के अंदर जाना शुरू कर चुकी है। तो आप सबसे अलविदा लेते हैं जी, बहुत ज़्यादा समय आपका ले गए हैं आज के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले लाइव में। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।